गुड्स अगर कोई बायर रिटर्न करता है इस बेसिस के ऊपर, यानी आपने सेल्स की और वो सेल रिटर्न होके वापस आ गई आपको, ठीक है, आपका जो बायर था जिसने आपसे परचेज की थी उसने गुड्स रिटर्न कर दी और दोज गुड्स आर नाउ अनफिट फॉर कंजम्पशन। मसलन आपने से नेस्ले जो है ना, अब ये दूध के डब्बे सप्लाई करता है ना, तो नेस्ले ने दूध के डब्बे दिए लेकिन वो जनाब के वो एक्सपायर हो गए या वो खराब हो गए, वो नेस्ले के पास वापस आ गए, तो इसका मतलब है आप वो अनफिट फॉर कंजम्पशन हो गए। तो अब नेस्ले की एज पर लॉ क्या जिम्मेदारी है कि उसने उन दूध के डब्बों को ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। तो अब वो जो डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए वो कहता है कि डिस्ट्रॉय करने से पहले आपने कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स की परमिशन लेनी है। क्या चीज़ करनी है? कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स की परमिशन लेनी है और फिर जो डिस्ट्रॉय करेंगे वो एक सुपरविजन में होगा, ऑफिसर ऑफ सेल्स टैक्स की सुपरविजन में डिस्ट्रॉय करेंगे, हु शुड बी एट लीस्ट अ रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, और इन गुड्स का इनपुट टैक्स एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये गुड्स अगर रिटर्न होती हैं और वे फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है, ये आपके एग्जाम में यूजुअली थ्योरी में सवाल आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपको गुड्स ऐसी रिटर्न हुई हो जो फिट फॉर कंजम्पशन ना हो तो उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोविजन है, तो ये आपको याद करनी जरूरी है। तो ये तो विद होल्डिंग उसके रूल्स साथ चल रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के ही, कि अगर एक रेसिपिएंट को कॉपी देखनी है, एक अपने पास रखनी है, इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई की सूरत में करस्पॉन्डिंग डेबिट नोट इशू करेगा, दोनों ने अपने करस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स एडजस्ट करने हैं, ठीक है। फिर आखिर में एक विद होल्डिंग रूल्स। अच्छा, अब ये विद होल्डिंग रूल्स जो है ना, ये आपके कोर्स का बुनियादी तौर पर हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आध मरतबा एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि विदहोल्डिंग रूल्स में क्या होता है। पहले उसको समझ लें विदहोल्डिंग में कैसे होता है। विदहोल्डिंग में होता है आपने सेल की 100 रुपए की, फर्ज किया 17 रुपए का आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो बायर ने आपको 117 रुपए पे करने हैं एज पर लॉ। अब सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल कहते हैं कि बायर ने आपको जो 117 पे करने हैं उसमें से जो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स है 17 रुपए, उसका 20% बायर ने सेल्स टैक्स डिडक्ट कर लेना, ठीक है। तो कितना? 17 रुपए का 20% बन रहा है 3 रुपए 40 पैसे। तो अब आप जब अपने रिटर्न बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे जनाब मेरा आउटपुट टैक्स है 17 रुपए, इनपुट टैक्स है से एज्यूम किया मैंने 10 रुपए, और जो आपका सेल्स टैक्स ऑलरेडी विदहोल्ड हो चुका है, क्योंकि आपका आउटपुट एक्चुअली तो 17 गवर्नमेंट को पे करना था, उसमें से 3.4 रुपए तो ऑलरेडी विदहोल्ड हो चुके हैं, तो उसे भी आप एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर लेंगे और रिमेनिंग पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा देंगे। तो ये है विदहोल्डिंग रूल्स के हवाले से, अगर आपका टैक्स विदहोल्ड होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप लोगों का टैक्स विदहोल्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की तो थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, अच्छा आपने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि बायर जो है वो क्यों विदहोल्ड कर रहा है। ये असल में बायर जो है ना, ये लॉस की विदहोल्डिंग एजेंट के रूल्स हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हो सकता है एग्जाम में वो आपको कह दे कि जनाब बायर ने टैक्स विदहोल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का 12th शेड्यूल है, वो 12th शेड्यूल आपके कोर्स में नहीं है। उस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि बायर ने कुछ सेल्स टैक्स विदहोल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। तो वो रूल्स चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो इसलिए वो रूल्स तो मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो आपके एग्जाम में बाज़ औक़ात चीज़ आ जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में वो लिख देता है कि जनाब बायर ने कुछ सेल्स टैक्स विदहोल्ड कर लिया है, तो जो सेल्स टैक्स उस बायर ने विदहोल्ड कर लिया उसे आपने एज एन एडजस्टमेंट क्लेम कर। जी सलमान क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ये था कि कल के लेक्चर में सर आप कोई एग्जांपल समझा रहे थे, तो वो आपके कनेक्शन में कोई मसला समझ नहीं आ रही थी, तो आपने कहा था कि कल कंटिन्यू करेंगे। हम्म। तो वो पीछे वाला एग्जांपल मेरे ख्याल से आप वो नहीं समझाया सर आपने, चलो अभी डेबिट नोट और क्रेडिट ये नोट। मैं विदहोल्डिंग वाला मुकम्मल कर देता हूँ, ठीक है, फिर डेबिट क्रेडिट नोट पे जी सर। वापस चला जाता हूँ, ठीक है। जी सर, ठीक है चलो सर, ओके। सही, ओके।
अच्छा, ये तो है कि अगर आपने किसी को सेल की और उसने आपका टैक्स काट लिया, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल है कि आपने परचेजेस की। अब जब परचेजेस आप करते हैं तो होता ये है कि 100 रुपए की आपने परचेजेस की, उसके ऊपर 17 रुपए का इनपुट टैक्स आपने क्लेम करना है। लेकिन आपको लॉ ने साथ कहा कि आपने ये सारे की सारी पेमेंट जो है ना उसको नहीं कर देनी, बल्कि एग्जाम में आता है कि जनाब आपने लोगों का सेल्स टैक्स विद होल्ड करके भी रखा हुआ है, ठीक है। तो जो सेल्स टैक्स अगर किसी का आपने विद होल्ड करके रखा हो, फर्ज के यहाँ पे 20% के जैसे 3 रुपए, तो आपने उसे रिटर्न में या वर्किंग में कैसे दिखाना है? आप दिखाएंगे, इससे आपका अज्यूम किया मैंने आउटपुट टैक्स 27 रुपए, इनपुट टैक्स 17 रुपए है। ये तो जितना इनपुट टैक्स बनता है पूरे का पूरा आप क्लेम कर लेंगे, पेबल आ जाएगा 10 रुपए। इस पेबल के अंदर फर्दर 3 रुपए 40 पैसे जो आपने सेल्स टैक्स विद होल्ड किया था वो ऐड करेंगे और गवर्नमेंट को आप जमा करवा देंगे। तो अगर आपका किसी ने सेल्स टैक्स विद होल्ड किया हो तो आप उसे एज ए एडजस्टमेंट अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से कम कर देते हैं, और अगर आपने किसी का विद होल्ड किया है तो फिर आप उसको ऐड कर देते हैं अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी के अंदर। 20% वाली बात यह है कि 20% का रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। रेट मुख्तलिफ है लेकिन जनरल रेट यही है। 20% ये है कि 17% ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है? 17। 17 रुपए का 20% लेंगे तो ये 3 रुपए 40 पैसे आ जाएगा। आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि आपने लोगों का सेल्स टैक्स विद होल्ड किया हुआ है और वो सेल्स टैक्स का 20% है। तो अगर आपने लोगों का सेल्स टैक्स विदहोल्ड किया हुआ है तो आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स की टोटल अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर 20% अप्लाई करेंगे। वो जो 20% है वो सारे का सारा आप एक तरह की इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम कर देंगे, आउटपुट में से माइनस कर देंगे। और अगर आपने लोगों का विदहोल्ड किया हुआ है तो पहले आप देखेंगे टोटल इनपुट टैक्स कितना है, उस इनपुट टैक्स का 20% वो कहता है कि आपने विदहोल्ड करके रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स तो पूरा क्लेम करेंगे, जो 20% है वो सेल्स टैक्स विदहोल्ड किया है आपने लोगों का, वो आप पेबल की अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह टोटल पेबल जो है वो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करेंगे। तो ये है सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स की एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है कि अगर फर्ज किया, अभी ये मैंने जो एग्जांपल देखी थी इसमें तो आपके पास पेबल आ रहा था। अगर आपके पास फर्ज किया आउटपुट टैक्स ज्यादा है, कम है, और इनपुट टैक्स ज्यादा है, यानी आपका रिफंड बन रहा है और आपने लोगों का सेल्स टैक्स भी विदहोल्ड किया हुआ है, तो वो जो रिफंड बन रहा है ना या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो रहा है उसके अगेंस्ट सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग आप एडजस्ट नहीं करेंगे। आपने जो लोगों का सेल्स टैक्स काट के रखा हुआ है उसे सेपरेटली गवर्नमेंट को पे करेंगे। मसलन इस एग्जांपल वो कहता है कि 100 रुपए की परचेजेस की, उसके आपके ऊपर 17 रुपए का लोगों ने सेल्स टैक्स चार्ज किया, टोटल प्राइस हो गई 117 रुपए। एज पर लॉ आपने 17 रुपए का 20% काट के रख लिया, यानी पार्टी को आपने 117 की पेमेंट करने की बजाय 100 रुपए की परचेज की एवज पेमेंट की, और 17 रुपए में से 20% 3 रुपए 40 पैसे आपने काट लिए। अब आप अपनी रिटर्न की वर्किंग करेंगे। रिटर्न में आपको पता लगा जनाब आउटपुट टैक्स तो है 12 रुपए, इनपुट टैक्स ऊपर से आ रहा है आपके पास 17 रुपए का, वो पूरा का पूरा क्लेम हो गया। तो ये अब आपके पास क्या हो गया, 5 रुपए का पूरा क्लेम होके, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है सेल्स टैक्स विद होल्डिंग है 3 रुपए 40 पैसे का। तो ये जो 3 रुपए 40 पैसे हैं ये आपने क्या करना है, ये आपने 3 रुपए 40 पैसे आपने सेपरेटली गवर्नमेंट को जमा करवानी है। ये नहीं कहना कि जहाँ मेरे पास रिफंड पड़ा हुआ है मैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट करता हूँ, इसकी इनपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं होती, इसको आपने आउटपुट टैक्स के साथ जमा करवाना ही करवाना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज है आपके पास, अगर एक स्लाइड है जिसमें आपके पास इंपोर्ट्स के ऊपर, अच्छा इंपोर्ट वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं डेबिट क्रेडिट नोट पे वापस। देखिए, डेबिट क्रेडिट नोट में ये होता है कि आपने, यहाँ तक शायद कल मैंने बता दिया था कि अगर डेटर इंक्रीज होता है तो आप इशू करते हैं डेबिट नोट, क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट, जब डेटर डिक्रीज होता है तो आप इशू करते हैं क्रेडिट नोट, जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो आप इशू करते हैं डेबिट, ठीक है। रीजंस क्या हो सकती हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न का मतलब है आपका डेटर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब है क्रेडिटर डिक्रीज हो गया तो डेबिट नोट इशू करेंगे। और दूसरी पार्टी करस्पॉन्डिंग, अगर आपने डेबिट नोट इशू किया तो दूसरी पार्टी क्रेडिट नोट इशू करेगी, अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया तो दूसरी पार्टी डेबिट नोट इशू करेगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब ये वजूहात है जिनकी वजह से डेबिट या क्रेडिट नोट आपको इशू करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर।
रिटर्न में आप कैसे एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट किया 10,000 रुपए का आपके पास आउटपुट टैक्स था मार्च में, 6,000 रुपए का आपके पास इनपुट टैक्स था और टोटल आपने मार्च में पेमेंट कर दी 4,000। अप्रैल गुजर गया, मई की रिटर्न आ गई। मई में जो आपने सेल की थी उसमें से कुछ सेल आपकी रिटर्न हो गई, उस रिटर्न के ऊपर आप ऑलरेडी 2,000 रुपए का आउटपुट टैक्स पे कर चुके हैं मार्च के। या आपके एग्जाम में इसी तरह इंफॉर्मेशन आएगी कि आपने कुछ सेल की थी पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, और उस सेल के ऊपर आपने इतने का आउटपुट टैक्स पे किया था। अब वो सेल रिटर्न हो गई। सेल रिटर्न का मतलब है आउटपुट टैक्स को रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो फिर उसमें क्या करेंगे? 18,000 रुपए का फर्स्ट किया आपका करंट मंथ का आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स है आपके पास 11,000 रुपए का। और जो सेल रिटर्न हुई है आपकी इस महीने में, जो पिछले महीने आपने जिसका आउटपुट टैक्स दिया था और इस महीने वापस हुई है, उसको आप एक तरह का इनपुट टैक्स को तौर पर क्लेम ले लेंगे और बाकी अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये होती है डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, यानी एक तरह से आप क्रेडिट नोट, ये क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट। ठीक हो गया? अच्छा, इसके ऑपोजिट है, फर्ज किया आपके पास आउटपुट टैक्स था 10,000 रुपए का, इनपुट टैक्स है 6,000 रुपए का और पे आपने कर दिए 4,000 रुपए। मई का महीना आया, उसमें आपने परचेज रिटर्न कर दी। पहले आप इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके थे 6,000 रुपए का, लेकिन बाद में आपने जब वो गुड्स को देखा तो पता लगा ये तो खराब गुड्स हैं, आपने वो रिटर्न कर दी। ठीक है, अब आप पहले ही जब आपने मार्च के अंदर उन गुड्स का इनपुट टैक्स ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, तो अगर आप गुड्स वापस करेंगे तो इनपुट टैक्स की रिवर्सल करनी पड़ेगी। तो इनपुट टैक्स की रिवर्सल कैसे होगी? 18,000 रुपए का फर्ज किया आपका आउटपुट टैक्स है, तो इस आउटपुट टैक्स के अंदर टू अ डेबिट नोट आप क्या करेंगे? 2,000 रुपए आप ऐड कर देंगे। इनपुट टैक्स की रिवर्सल करेंगे तो आउटपुट में ऐड होगी, आउटपुट की रिवर्सल करेंगे तो इनपुट में आ जाएगी, इनपुट की रिवर्सल करेंगे तो आउटपुट में चली जाएगी, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो ये है डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट। कोई क्वेश्चन है डेबिट क्रेडिट नोट पे तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ये मैंने गुड्स डिस्ट्रक्शन वाली आपको बात बता दी। अच्छा, इसके अंदर एक आखिरी बात इस स्लाइड के अंदर आई थी, मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एडजस्टेबल एज क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, हाउ वाज नॉट अवेलेबल फॉर रिफंड। इसको जरा समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। ये एग्जांपल देखें, आपने फर्ज किया सेल की है 100 रुपए की, सेल के ऊपर आपने 17 रुपए का आउटपुट टैक्स पे कर दिया। आपने परचेज किए, अभी आपने लोकल परचेज नहीं किया, आपने इंपोर्ट किए। तो इंपोर्ट के ऊपर आपके पास इनपुट टैक्स 50 रुपए की फर्ज की आपने इंपोर्ट की है, तो इनपुट टैक्स बन जाएगा 8 रुपए 50 पैसे, 17% के हिसाब से। इंपोर्ट के ऊपर आपने याद रखना है, और ये याद रखें कि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होगा कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 17% के नॉर्मल रेट के अलावा एक 3% का एडिशनल रेट भी होता है। सरोज ने क्वेश्चन पूछा, इफ आउटपुट इज रिवर्स्ड वी ऐड टैक्स इन इनपुट एंड इफ इनपुट इज रिवर्स्ड वी ऐड टैक्स इन आउटपुट। जी बिल्कुल, उधर सी बात है, उल्टा हो रहा है ना, आउटपुट है तो रिवर्स हो गया तो इनपुट बन जाएगा एक तरह का आपका। अच्छा जी, इंपोर्ट के ऊपर आपके याद रखना है इंपोर्ट में कि इंपोर्ट में नॉर्मल 17% के रेट के साथ 3% एडिशनल वैल्यू एडिशन टैक्स भी होता है। तो इसका मतलब है आपके पास जो इनपुट अवेलेबल है एक 17 रुपए का है और एक 3% का एक्स्ट्रा है, 20% इनपुट है। तो इसको रिटर्न में आप कैसे दिखाते हैं? वर्किंग में 17 रुपए का आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स था 8.5 रुपए का, 1.5 रुपए का वैल्यू एडिशन टैक्स भी एडजस्ट करते हैं और 7 रुपए की बेसिक पेमेंट आप गवर्नमेंट को करते हैं। ठीक है, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो वैल्यू एडिशन टैक्स एक्स्ट्रा होता है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इंपोर्ट के ऊपर, ये सिर्फ उस सूरत में होता है अगर आप गुड्स इंपोर्ट करके तो सेम कंडीशन में आगे सेल कर रहे हो। अगर आप गुड्स कर इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके आप एज ए रॉ मटेरियल आप उसे कंजम्पशन में यूज करते हैं, बेचते नहीं है, तो फिर ये वैल्यू एडिशन टैक्स भी नहीं लगता। तो आपने ये याद रखना है कि जब वो एग्जाम में आपको बताता है ना इंपोर्ट किए आपने, तो आपने देखना है इंपोर्ट क्या इंटरनल बिजनेस यूज के लिए किए हैं या लोगों को सेल करने के लिए किए हैं। अगर इंटरनल बिजनेस यूज के लिए आपने इंपोर्ट किए हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स होगा 17%। और अगर आपने इंपोर्ट किए चीज मंगा के आपने एज इट इज आगे बेच देनी है, तो फिर अथॉरिटीज आपसे दो टैक्स लेती हैं, 17% का इनपुट टैक्स और 17 रुपए का सेल्स टैक्स और 3 रुपए का फर्दर टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन लेती है, 20% टोटल लेती है। ये याद रखना है कि 17% और 3% ये दोनों टैक्सेस आपके इनपुट आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट है। ये दोनों टैक्सेस आपके लिए इनपुट टैक्स बन जाते हैं और आपके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टेबल होते हैं।
हाउएवर एक इम्पॉर्टेंट बात साथ इसमें ये है कि अगर आपका आउटपुट टैक्स, फर्ज किया इसमें एक एग्जांपल है कि अगर आपका इनपुट टैक्स जो है वो ज़्यादा है कि उसके अगेंस्ट वैल्यू एडिशन टैक्स आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, तो वैल्यू एडिशन टैक्स का रिफंड नहीं मिलता बल्कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मसलन इसकी एग्जांपल मैं करता हूँ। फर्स्ट किया आपने 100 रुपए की सेल की, इस महीने आपके पास परचेजेस है 200 रुपये, तो 200 रुपये के ऊपर 34 रुपये का इनपुट टैक्स बन गया। वैल्यू एडिशन टैक्स है आपके पास 3 रुपए का, यहाँ पर यह हो जाएगा 200 रुपये के ऊपर 6 रुपए का वैल्यू एडिशन टैक्स। तो आपने क्या करना है, रिटर्न में आउट इनपुट 17 रुपए का, इनपुट की एडजस्टमेंट, अच्छा ये होते पूरी भी नहीं है, ये होती है फर्ज किया, अब मैं इसको एज्यूम करता हूँ इम्पोर्ट्स जो है ना ये प्लांट एंड मशीनरी की है, तो प्लांट मशीनरी का 100% क्लेम हो जाता है, वरना तो आपको याद है कि इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% तक क्लेम हो सकता है। तो ये तो इनपुट टैक्स 17 रुपए का तो क्लेम हो गया, पेबल आपका 0 है, ठीक है। अब जो वैल्यू एडिशन टैक्स है इसका आपको रिफंड नहीं मिलता, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह जो आपका इनपुट टैक्स, ये आपके पास सॉरी इसको प्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से होगी, आप दिखाएंगे कि जनाब मेरे पास टोटल है 34 का, और ये पेबल नहीं है बल्कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 17 रुपये। तो जैसे ये बाकी इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होता है, ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है, इसका रिफंड कभी भी नहीं मिलता। अच्छा जो नॉर्मल इनपुट टैक्स आपका बच जाता है ना, वो साल बाद आपको उसका रिफंड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू एडिशन का इनपुट टैक्स होता है इसका आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलता। कोई क्वेश्चन है तो पूछे इसके ऊपर, किसी ने हैंड रेज किया तो मैं ख्याल डाउन कर लिया। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्वेश्चन पूछे। सर ये जो नॉर्मल इनपुट टैक्स होता है वो सब्सीक्वेंट ईयर में जो है मतलब हाँ साल पूरा खत्म अलाउ होने के होता है। बाद, साल पूरा खत्म होने के बाद जो है ना आपको उसका रिफंड मिल जाता है, ठीक है मांग सही सकते हैं आप सर। उसको। चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन है अरीबा, बट एक्स्ट्रा टैक्स तो एडजस्टेबल नहीं होता। देखें ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। एक्स्ट्रा टैक्स था सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का, ठीक है। ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, इसीलिए मैंने ये लिखा है कि ये वैल्यू एडिशन टैक्स है इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर। तो ये आपने अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, हमारे पास फिर है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑन प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स इज अलाउड, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इनपुट टैक्स जो है वो सिवाय प्लांट एंड मशीनरी और फिजिकल कैश रजिस्टर किसी के ऊपर नहीं मिलता। यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग अगर कोई आप मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो उसका इनपुट टैक्स आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। फिर कुछ और इनपुट टैक्स डिसअलाउ है, वो क्या है, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड अंडर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ। इसके लिए जरा ये एग्जांपल देखें, ठीक है। 100 रुपए का आपका आउटपुट टैक्स था, सेल्स टैक्स आपका 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए की सेल की, इसके ऊपर 17 रुपए का आउटपुट टैक्स बन गया। गुड्स आपने परचेज की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे किया 8.5 रुपए का, ठीक है। फिर वो कहता है कि सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज, हाउएवर सच सेल्स टैक्स इज नॉट, सेल्स टैक्स 5 रुपए का इसके अंदर है जो सर्विसेज के ऊपर आपने पे किए, और लेकिन रेलेवेंट प्रोविंशियल लॉ इस सेल्स टैक्स को अलाउ नहीं करते। एग्जाम में इसी तरह से लिखा होगा कि आपने कुछ सर्विसेज के ऊपर भी सेल्स टैक्स पे किया है, और फिर उस पर लिखा होगा कि वो रेलेवेंट प्रोविंशियल लॉ अलाउ करते हैं या नहीं करते। अगर लिखा हो कि वो अलाउ नहीं करते तो आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लेम नहीं किया। और अगर ये लिखा हो कि वो अलाउ करते हैं तो फिर आप क्लेम करेंगे। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर आप क्लेम अलाउ कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर स्लाइड में इंपोर्ट ऑन परचेजेस, इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 7%। ये आपने याद रखना है कि अगर कोई एग्रीकल्चर मशीनरी या इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है जिसके ऊपर 8 शेड्यूल में 7% के रेट से टैक्स लग रहा है, तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। ये आपको एक तरह से रट्टा लगाने पड़ेंगे कौन कौन से इनपुट टैक्स अलाउ है, कौन से डिसअलाउ है। Such goods and services which at the time of filing by return by the buyer have not been declared by the supplier, ऐसी गुड्स जो आपने खरीदी
आपने उसका इनपुट टैक्स क्लेम करने गए लेकिन सप्लायर ने उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि ये तो करस्पॉन्डिंग इवेंट है ना। आप परचेज करते हैं, दूसरा सेल करता है, तो परचेजर इनपुट टैक्स क्लेम करता है और सेलर जो है वो आउटपुट टैक्स पे करता है। अगर सेलर ने आउटपुट टैक्स डिक्लेयर ही नहीं किया तो परचेजर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स का क्लेम अलाउ नहीं है। और आखिरी स्लाइड है हमारे पास रिफंड्स की। रिफंड जो है सेक्शन 10 के तहत और सेक्शन 66 के तहत आपको रिफंड मिलते हैं। जीरो रेटेड का रिफंड 45 दिन में मिलता है, अदरवाइज रिफंड साल पूरा होने के बाद 2 महीने के अंदर मिलता है। सेक्शन 66 ये कहता है कि अगर कोई टैक्स गलती से इनएडवर्टेंस या एरर के तहत गवर्नमेंट को ज्यादा पे हो गया है तो उसका रिफंड आप 1 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हैं। चैट बॉक्स में सर बट एक्स्ट्रा नहीं क्या सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज मेंट बाय सेलर डजंट अलाउ से सर, सेलर डजंट अलाउ का लफ्ज तो नहीं मैंने यूज किया, सेलर डजंट पे का लफ्ज होगा। ठीक है कि आप बायर है ना, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर, यानी सप्लायर ने अपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया यानी पे नहीं किया। आप इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं तो आप गुड्स परचेज करते हैं ना, तो उसका इनपुट टैक्स आप अपने रिटर्न में क्लेम करते हैं। अब वो जो गुड्स को आपने परचेज किया उसका इनपुट टैक्स आपने अपनी रिटर्न में क्लेम किया, लेकिन जो सेलर है उसने वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर ही नहीं किए, तो सेलर ने उस पर डिक्लेयर करके आउटपुट टैक्स देना था, आपने उसका इनपुट टैक्स क्लेम करा था। वो कहता है अगर सेलर डिक्लेयर नहीं करता तो लॉ समझता है कि यार ये कोई जाली गुड्स है, क्योंकि एक अगर एक बायर है तो कोई सेलर भी तो होना चाहिए ना। आप कहते हैं मैं तो बायर हूँ लेकिन दूसरी तरफ सेलर ही कोई नहीं है, तो फिर अगर ऐसे आप बायर हैं और आपका सेलर ही कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो आप उन गुड्स का इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। चलिए ये है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड भी शेयर करता हूँ और दोबारा लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। टाइम इसमें थोड़ा रह गया तो मैं आपके साथ लिंक भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ।